जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले सेशन में, जैसा कि देख सकते हैं दोस्त, हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं और अपने त्रिभुज के जो प्रश्नावली 7.2 है उससे हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझ लिया है, उससे सभी प्रश्नों को कर लिया है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे आज पढ़ने वाले हैं दोस्त दो थ्योरम, दो प्रमेय पढ़ने वाले हैं और कुछ दो प्रश्न लगाएंगे, उदाहरण है। इन चार चीज़ों को आज समझेंगे, दो प्रमेय दो प्रश्न। इन्हें समझ लेंगे तो अगले सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो वहाँ पर 7.3 प्रश्नावली सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रमेय की तरफ। एक बार प्रमेय को समझने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं प्रमेय को, देखते हैं क्या प्रमेय है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिएगा, आपके बीटीसी या एनसीईआरटी हो दोस्त, उसमें 7.5 के नाम से त्रिभुजों की सर्वांग समता के कुछ कसौटियां हैं। इससे पहले आपने सर्वांग समता के दो नियम पढ़े दोस्त, यस ए, यानी कि भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण। आपने दो सर्वांग समता नियम पढ़े हैं, ये आप तीसरा, और इससे पहले आपने एक अभिगृहित भी पढ़ा था। ये आप पढ़ने जा रहे हैं दोस्त एक 7.4 प्रमेय, जिसे नाम दिया जाता है एस, यानी भुजा भुजा भुजा। जरा गौर से समझेगा दोस्त, इसमें क्या कह रहा है और हमें क्या निकालना है, क्या साबित करना है, आइए देखते हैं। जरा प्रमेय 7.4 देखिएगा क्या कथन कह रहा है। बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे दोस्त? सर्वांगसम होंगे। इसी चीज को हमें समझना है दोस्त, किस प्रकार ये सर्वांगसम होंगे। आइए चलिए चलते हैं। चलिए आइए देखिएगा, हमारा 7.4 प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रमेय दोस्त? प्रमेय 7.4 बोल रहा है कि दो त्रिभुज हैं जिसके तीनों भुजाएं, जो तीनों भुजाएं हैं पहले वाले त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में, उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आपको यह साबित करना है कि वह सर्वांगसम होंगे, और जब यह सर्वांगसम हो जाएंगे, आप साबित कर देंगे, तो आगे से जब कभी भी आप कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे और उस प्रश्न में दो त्रिभुज आपके समक्ष रहेगा और वो दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्रिपल एस के कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम है। परंतु उससे पहले हमें यह सीखना होगा, यह जानना होगा कि यह ट्रिपल एस यानी भुजा भुजा, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो यह किस प्रकार सर्वांगसम हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ए बी सी, मान लेते हैं यह डी है, यह ई है और यह एफ है। इसमें क्या है दोस्त? इसमें यह साइड इसके बराबर है, यह साइड इसके बराबर है और यह साइड क्या है? इसके बराबर है। ये चीज़ें आपको दिया हुआ है। दो त्रिभुज हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनको क्या करना है? आपको दर्शाना है। आपको क्या करना है? फाइनली आपको क्या करना है दोस्त? ट्रायंगल ए बी सी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल डी ई एफ से। ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा क्या है? लक्ष्य है। यही हमारा लक्ष्य है।
थोड़ा समझिएगा दोस्त, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा धैर्य रखकर एक एक स्टेप को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं समझने का। जब कभी भी यह हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं दोस्त कि सर्वांगसम करने के लिए हमें पहले से ही दो नियम मालूम है। कौन सा नियम? यस ए यस और ए यस ए। आइए देखते हैं क्या यह नियम दोनों में से कोई भी नियम इन दोनों को सर्वांगसम कर सकता है। तो आइए देखते हैं। दो साइड होना चाहिए, दो साइड तो है, हमारे पास दो साइड है। इन दोनों त्रिभुज में ये पहला इसके बराबर, ये दूसरा इसके बराबर बिल्कुल है, लेकिन इनके अंतर्गत एंगल बराबर होने चाहिए। लेकिन कहीं भी प्रश्न में दिया हुआ है कि यह एंगल या यह एंगल बराबर है, कहीं नहीं दिया हुआ है। नहीं यह दिया हुआ है कि बी एंगल ई के बराबर है, और नहीं यह दिया हुआ कि सी एंगल एफ के बराबर है। यानी कि एंगल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। सिंपल बोला है कि सिर्फ उसके तीनों भुजाओं जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, सिर्फ वही बोला है। जब एंगल के बारे में बात ही नहीं किया है तो क्या इससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यह एक अलग कंसेप्ट लेकर आता है, यस यस यस, जिसे हम भुजा प्रमेय कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार इसे हम करने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर फाइनली किसी तरह हम यह साबित कर देते हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गौर से देखिएगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, कोई भी प्रोसेस अपनाकर हमने यह सिद्ध कर दिया, तो क्या ए बी सी यानी फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि इसका एक साइड और इसका दूसरा साइड, इसका एक साइड दूसरा साइड बराबर है, और इसके द्वारा बना हुआ कोण और इसके द्वारा बना हुआ कोण बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ तक पहुँचना है, कोई एक एंगल क्या करना है? बराबर करना है। तो आइए कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा बनावट करना पड़ेगा दोस्त, बिना बनावट का नहीं हो सकता है। बनावट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बनावट क्या करेंगे? इसमें बनावट यह करेंगे कि जो हमारा BC है वो EF के बराबर है। किसके? EF के बराबर है। जो एंगल B है, जो एंगल C है, इसी एंगल के नाप का या माप का, एंगल B और एंगल C के माप का हम यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लेंगे जिसका हम नाम देंगे G। क्या नाम देंगे? G। एक ऐसा बिंदु लेंगे कि जब हम E और G को मिलाएंगे, उसी प्रकार जब हम F और G को मिलाएंगे, F और G को मिलाएंगे, ध्यान से समझिएगा, F और G को मिलाएंगे और E और G को मिलाएंगे। इस प्रकार हम बनावट करेंगे कि जो एंगल B है वो एंगल यह वाला निकल कर आ जाएगा, जो एंगल C है वह एंगल यह निकल कर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यह यहाँ पर बनावट हो रहा है। बनावट होने का मतलब कि आप अपने से लाइन किसी भी एंगल का कितना भी लेंथ आप अपने से बना सकते हैं, यह आपको छूट रहता है। जब छूट रहता है, हम कंस्ट्रक्शन कुछ भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एंगल B और एंगल C इस एंगल के और इस एंगल के बराबर हो। अब यह लेंथ और यह लेंथ बराबर है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम एंगल का ध्यान रखे हैं, कि एंगल यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है? बनावट में क्या लिखेंगे कि बिंदु G को E से मिलाने पर एवं F से मिलाने पर बना कोण एंगल FEG बराबर होगा एंगल FEG बराबर होगा एंगल CBA के। किसके? CBA के। उसी प्रकार और क्या होगा? एंगल EFG
बराबर होगा एंगल BCA के। यानी कि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि यह एंगल इसके, यह एंगल उसके बराबर होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर से धैर्य रहकर समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा धैर्य रहकर समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रोसेस बड़ा है तो इन चीज़ों को हम मिटाते हुए चलेंगे। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, हमने यह एंगल बराबर किया, क्यों किया है ध्यान से समझिएगा। हमारा इसके पीछे क्या उद्देश्य है, करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि ट्रायंगल ABC को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल GEF के। उससे क्या होगा सर, ये आप क्यों करना चाहते हैं, इसके आगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप यह थोड़ा समझते हुए चलिएगा। ABC सर्वांगसम है GEF के, ये चीज़ हमको पहले करना है। तो जब ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों को सर्वांगसम करना है तो BC बराबर है EF के, है कोई समस्या नहीं। उसी प्रकार एंगल या एंगल B बराबर किसके हो जाएगा, एंगल FEG के। और यह चीज़ दिया हुआ है, और यह बनावट के कारण, किसके कारण, बनावट के कारण। एंगल B यानी ABC किसके बराबर हो जाएगा, FEG किसके कारण, बनावट के कारण। किसके कारण दोस्त, बनावट के कारण। उसी प्रकार BCE ये बराबर है। उसी प्रकार आपका एंगल जो C है यानी ACB है, वो आपको हो जाएगा एंगल आपका EFG, और ये भी किसके कारण, बनावट के कारण। किसके कारण दोस्त, बनावट के कारण। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। चलिए आइएगा, देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल AS और AS, क्या यह दोनों ट्रायंगल जो हमने ABC और GEF लिखा हुआ है, क्या AS से सर्वांगसम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो साइड है, यह साइड है, बराबर हैं, और इस पर जो दो एंगल बने हैं ये भी क्या है, बराबर हैं। तो यह और यह क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि आपका ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल GEF से। और जब ये चीज हो जाएगा दोस्त, तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका जो एंगल A है वो एंगल G के बराबर है CPCT के अनुसार। किसके अनुसार, CPCT के अनुसार। बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप यह और यह ट्रायंगल यानी फर्स्ट और यह थर्ड ट्रायंगल समझिए, यह फर्स्ट ट्रायंगल आपने थर्ड ट्रायंगल के साथ क्या कर दिया है, क्या कर दिया है दोस्त, सर्वांगसम कर दिए हैं। जब आप सर्वांगसम कर दिए हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप इसे सर्वांगसम कर दिए हैं तो CPCT के अनुसार इनके जितने भी संगत भुजा हैं, जितने भी संगत कोण हैं, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। हमारा ये लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल A G के बराबर आएगा, और अभी जो आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं उसमें G D के बराबर आ जाएगा। और जब G D के बराबर है और G A के बराबर है, तो इसलिए A और D क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। A और D क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब A और D बराबर हो जाएंगे तो ABC ट्रायंगल DEF आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और शुरू में हमने बताया है कैसे। तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। इसे हम मिटाने जा रहे हैं दोस्त, लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। चलिए यहाँ से इसको हम मिटाने जा रहे हैं। स्टॉप कर वीडियो आप एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे देख लीजिएगा। चलिए इसे हम मिटा रहे हैं दोस्त। चलिए आइए देखिए, हमारा फाइनल क्या मिल गया, A और G मिल गया। अब एक काम और करना है दोस्त, एक और बनावट करना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब यह A और G CPCT के अनुसार बराबर हो जाएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB लिख लीजिए। AB बराबर क्या हो जाएगा, GE के। किसके,
जी के। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, EF के। BC बराबर EF पहले ही से है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा। यानी कि समझिएगा, AB बराबर G के, AB पर एक लाइन है तो GE पर एक लाइन डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि CPCT के अनुसार AB और G क्या हो गया है, बराबर हो गया। उसी प्रकार BC का 3 लाइन और EF पर भी 3 लाइन है, यानी यह 3 लाइन का मतलब यह लाइन और यह लाइन आपस में इक्वल है, यह शो कर रहा है। उसी प्रकार AC बराबर GF, AC पर कौन 2 लाइन है तो GF पर भी 2 लाइन। आई थिंक समझ रहे होंगे दोस्त। ये सब किसके कारण हो रहा है, CPCT के कारण। किसके कारण, CPCT के कारण ये चीज हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए, प्रोसेस थोड़ा बढ़ाते हैं। अब समझिएगा जरा, एक और कार्य करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब जो G और D पॉइंट है इन्हें हम आपस में मिलाते हैं। G और D को क्या करते हैं दोस्त, मिलाते हैं आपस में। जरा गौर से देखिएगा, G और D को क्या कर रहे हैं, G और D को आपस में मिलाने पर, अब देखिएगा G और D को आपस में मिला दे रहे हैं तो थोड़ा गौर से देखिएगा। यह ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दोस्त, ट्रायंगल DEG में क्या DE बराबर है GE के। इसलिए क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल EGD बराबर एंगल EDG लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हैं सर कि DEG जो ट्रायंगल है इसके 2 साइड क्या हैं, DEG ट्रायंगल में EG और ED बराबर हैं तो इनके समूह जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एंगल GEGD एंगल EDG क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल DFG में आइए। DFG में जरा देखेंगे तो क्या DF बराबर है GF के, DF बराबर है किसके दोस्त, GF के। तो इनके समूह के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके समूह के कोण क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। तो आइए लिख लेते हैं, एंगल FGD बराबर होगा एंगल FDG के। ये पहला और यह दूसरा, इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए। ये चीज आप समझ रहे होंगे दोस्त कि इस ट्रायंगल में यह साइड दोनों बराबर है। और आपने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड जब बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने वही नियम लगाया है। यह एंगल, अब एंगल जो 3 है और एंगल जो 4 है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। चलिए आइए अब इस साइड का मिटाते हैं। समझते हुए और लिखते हुए चलिएगा। जब आप समझ लेंगे उसके आगे का जब आप लिख लेंगे, ताकि आपको एक जगह जब रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगा। अब चलिए, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, फाइनली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। तो क्या लिखेंगे, एंगल EGD प्लस एंगल FGD बराबर एंगल EDG प्लस एंगल एंगल FDG। अब इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। जोड़ने के पश्चात जरा देखिए क्या मिलता है आपको, EGD और FGD। EGD और FGD यानी यह क्या मिल रहा है, एंगल G। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एंगल G। अब यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एंगल D।
क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल डी। और एंगल जी और एंगल डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल जी और एंगल डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपने जस्ट इसके ऊपर आपने क्या किया है कि एंगल ए बराबर एंगल जी पहले से ही साबित करके रखा है। और जब एंगल ए और एंगल जी आपस में बराबर, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी। यानी कि यह एंगल जो है दोस्त, वह एंगल बराबर हो जाएगा किसके, इसके, किसके, इसके। फाइनली हम निकाल लिए, क्या निकालना था, एंगल ए और एंगल डी को क्या करना था, बराबर करना था। यानी कि फाइनली हम निकाल लिए अंततः कि एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को अब सिद्ध सर्वांगसम कर सकते हैं। कैसे, एक साइड बराबर, यह साइड बराबर, कोई टेंशन नहीं। यह चीज क्या है, दिया हुआ है। इन दोनों रेखाओं से बना हुआ एंगल यह, इन दोनों रेखाओं से बना हुआ एंगल यह आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। और इस वजह से क्या लिख सकते हैं, इस वजह से क्या लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डीईएफ के। तो चलिए ये आप कर लीजिए, इसके आगे का स्टेप लिखते हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब हमको फाइनल क्या करना है दोस्त, ट्रायंगल ए बी सी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल डीईएफ से। आप देख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी किसके कारण, उपर्युक्त सिद्ध के कारण। यानी कि उपर्युक्त हमने सिद्ध किया है। कहाँ सिद्ध किया है, ये यहाँ तक हमने सिद्ध किया है। अब एंगल ए को बनाने के लिए क्या लगा है, ए बी किसके बराबर है, डीई के। और ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। उसी प्रकार ए सी और किसके बराबर है, डी एफ के। क्यों, क्योंकि ये चीज़ दिया हुआ है, क्या है, इसलिए यस ए यस सर्वांग क्षमता के कारण, यस सर्वांग क्षमता के कारण ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और आपने देख लिया कि ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल ये जो सेकंड था, यह किस प्रकार सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया दोस्त, यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट बोल रहा है, प्रश्न दे देगा कि आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, या फिर सीधे बोल देगा कि यस 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 सर्वांगसमता को बनाएं या लिखें या सिद्ध करें, तो आपको इतना सारा प्रोसेस करना होगा दोस्त। अगर आपको कहीं प्रश्न में दिख जाता है, कोई प्रश्न है उसमें दिख जाता है कि दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगलों को क्या है, तीनों साइड बराबर हैं, तो उस प्रश्न में आप सीधे लिख सकते हैं कि यस 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 सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। जब उसने फोर्स देकर पूछेगा कि आप भुजा 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 को साबित कीजिए कि दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, तब यह प्रोसेस आपको पूरा अपनाना पड़ेगा, जो भी आपने अभी तक शुरू से अंत तक देखा है। चलिए ये आपका रहा यस यस यस। एक और है RHS, चलिए उसे भी समझ लेते हैं और इसे समझने के बाद सेशन को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट समय आएंगे तो वहाँ पर उदाहरण और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रमेय 7.5 देखिए, पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए दोस्त, चलिए बोल रहा है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है और एक बार अपने से आप पढ़ भी लीजिएगा। बोल रहा है दोस्त कि RHS सर्वांगसमता नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी कर्ण रहेगा और एक भुजा रहेगा। इसका मतलब यही होता है। क्या होता है दोस्त, राइट एंगल
90 डिग्री और हाइपोटेनस यानी कर्ण रहेगा और एक भुजा रहेगा। इसके कहने का मतलब यही है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। यदि दो समकोण त्रिभुज हैं, क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार ए बी सी और डी ई एफ दो क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। चलिए आइए देखिए। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उसके कहने का मतलब ये है दोस्त, ये कहना चाहता है कि हमने दो ट्रायंगल दिया है जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है उस त्रिभुज में, और आपको थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। आपको बोला है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने बना दिया है, 90 डिग्री बना दिया। उसमें बोल रहा है कि जो कर्ण है वो भी बराबर हो, यानी डी और ई और यह एफ, कर्ण क्या है, बराबर हो। यहां पर कर्ण क्या है, बराबर है, और एक भुजा उसके साथ जो लगा हुआ है वो बराबर मान लेते हैं। यह भुजा है, ये भी क्या है, बराबर है। ध्यान में रखिएगा, एक कर्ण बराबर हो और उसके साथ लगा हुआ कोई एक भुजा बराबर हो, तो हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको आसानी है, थोड़ा देखने में, बनाने में, समझने में आसानी होगा, इस वजह से हमने इसको ले लिया। आप ये भी ले सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। यानी कि अगर आपको कहीं भी स्टेटमेंट नज़र आ जाए या किसी भी प्रश्न में आपको यह दिख जाए कि दो ट्रायंगल हैं, उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और उस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है जिसे हम कर्ण कहते हैं, उन दोनों ट्रायंगलों में कर्ण भी बराबर है और कर्ण से लगा हुआ एक भुजा वो भी बराबर है, तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे कि RHS नियम के, सर्वांगसमता नियम के अनुसार यह दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। लेकिन उससे पहले हम सिद्ध करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार RHS हमारा इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर सकता है। जिस प्रकार हमने ट्रिपल एस को देखा था कि ट्रिपल एस के कारण, यानी जहां कहीं भी दो त्रिभुज मिले उनके तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसे हम सर्वांगसम समझेंगे। यहाँ पर जो समझे थे उस चीज़ को, वह किस प्रकार अंततः हमने सर्वांगसम किया। उसी प्रकार कहीं भी आपको स्टेटमेंट नजर आ जाए कि एक कर्ण है उसमें 90 डिग्री है, उससे लगा एक भुजा है, वो बराबर हैं, तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। अब आइए कोशिश करते हैं इसे बनाने का, समझने का। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर इसे हम सर्वांगसम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम करने का नियम हम पहले से यही जानते हैं, क्या, यस ए यस ए यस ए। अगर ये दोनों में से कोई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आइए देखते हैं। यह साइड बराबर है, कोई टेंशन नहीं। यह साइड यह भी बराबर है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन दोनों साइडों से मिलकर जो एंगल बना है, क्या सी और एफ एंगल कहीं भी त्रिभुज में बराबर कहा है, कहीं नहीं कहा है। कहीं भी त्रिभुज में बराबर कहा है, कहीं नहीं कहा है। जब कहीं नहीं कहा है तो यह तो लगने वाला नहीं है। और इसमें दो एंगल कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ यही एंगल और यही एंगल बराबर है। बाकी यह एंगल इसके बराबर है कि नहीं पता नहीं, यह एंगल इसके बराबर है कि नहीं ये भी पता नहीं है, तो हमारा AS ये भी नहीं लगेगा। इसीलिए इस ऐसे ट्रायंगल को सर्वांगसम करने के लिए नियम दे दिया जाता है RHS रूल। क्या बोल दिया जाता है दोस्त, RHS रूल। अब थोड़ा समझिएगा, जिस प्रकार उसमें हमने बनावट किया था, इसमें भी हमको बनावट करना पड़ेगा। लेकिन बनावट करेंगे क्यों, बनावट करने का हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, बनावट करने का लक्ष्य यह रहेगा कि यह साइड और यह साइड बराबर है, तो किसी तरफ फाइनल हमारा C और F एंगल को बराबर करना है। क्या करना, C और F एंगल को बराबर करना। क्यों, क्योंकि जब C और F एंगल बराबर हो जाएंगे तभी तो यस ए यस
सर्वांग समता नियम के अनुसार यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आरएचएस रूल से यह दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए आइए समझिएगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना कैसा है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना कैसा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस प्रकार करेंगे दोस्त, ध्यान समझिएगा। हमें कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करना है कि जो यह एंगल है, यह एंगल है इसी एंगल का, इसी एंगल का देखते हुए, इसी एंगल के बराबर देखते हुए एक AB के किसके, AB के लेंथ के बराबर एक दूसरी रेखा का निर्माण करेंगे। उसको नाम दे देंगे G। क्या नाम देंगे, G। क्या नाम दे देंगे, G। और G को फिर पुनः किससे मिला देंगे, F से। थोड़ा गौर से समझिएगा, यह एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए दोस्त, 90 डिग्री। और जो EG है वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, AB के। किसके बराबर होना चाहिए, AB के। यही हमारा कंस्ट्रक्शन है, यही क्या है दोस्त, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है यह लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एंगल B बराबर है एंगल E के जो 90 डिग्री है, और AC बराबर है DF के, और दिया हुआ है कि BC बराबर है EF के। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है दोस्त, दर्शाना है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल DEF। ये हमको क्या करना है, फाइनली दर्शाना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले क्या किए हम, बनावट किए। क्या किए दोस्त, बनावट किए। बनावट क्या किए, इजी एक रेखा बनाए जो किसके बराबर है, AB रेखा के। किसके बराबर है दोस्त, AB रेखा के। और जो एंगल ABC है, एंगल ABC जो दोस्त है दोस्त, हमारा ABC जो एंगल है वो हमारे एंगल G, ये C इसके साथ है दोस्त, ध्यान में रखिएगा, GEF के बराबर है। ये हमने बनावट किया है। ये क्या किया है, हमने बनावट किया है। EG रेखा AB के रेखा के बराबर और ABC एंगल GEF के बराबर, ऐसा हमने बनावट किया है। बाकी यह इसके बराबर है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकेंड को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। अब ट्रायंगल ABC को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल GEF के साथ। क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, जरा देखिए। BC बराबर EF है तो लिख लेंगे BC बराबर EF। और क्या, एंगल B, एंगल जो B है वो बराबर है एंगल GEF के, और यह कितना है, 90 डिग्री। और यह किसके कारण है, बनावट के कारण। किसके कारण है दोस्त, बनावट के कारण। किसके कारण है, बनावट के कारण। अब एक एंगल हो गया। अब AB बराबर क्या GE है, किसके कारण, बनावट के कारण। किसके कारण, बनावट के कारण। और यह BC, ये चीज़ बराबर है, क्यों, क्योंकि यह दिया हुआ है, BC और EF दिया हुआ है, BC और EF ये पहले से दिया हुआ है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल GEF हो सकता है, बिल्कुल। किसके कारण हो सकता है, किसके कारण, यस सर्वांगसमता के कारण, सर्वांगसमता के कारण। किसके कारण, यस सर्वांगसमता नियम के कारण। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, क्या एंगल C एंगल F के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसके कारण, एंगल C एंगल F के बराबर। किसके कारण, CPCT के अनुसार। किसके कारण, CPCT के अनुसार। यानी यह एंगल इस एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त,
बराबर हो जाएगा। चलिए थोड़ा गौर से देखिएगा, यह एंगल एफ एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके कारण, सीपीसीटी के अनुसार। किसके कारण, सीपीसीटी के अनुसार। इतना आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फाइनल क्या सिद्ध किया, हमने यह सिद्ध किया कि सी है जो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्त, सी एफ के बराबर होगा। चलिए अब जब सी एफ के बराबर हो जाएगा तो यह तो पहले से इसके बराबर है, यह इसके बराबर, और यह ए सी किसके बराबर हो जाएगा, जी एफ के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, जी एफ के बराबर। तो जब एंगल सी और एंगल एफ बराबर हैं, उसके साथ और क्या बराबर हो सकता है, ए सी जी एफ के बराबर। किसके बराबर, ए सी जी एफ के बराबर। ए सी जी एफ के बराबर, इतना लिखिए। फिर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। चलिए दो चीज याद रखिएगा, एंगल सी एफ के बराबर है और ए सी जी एफ के बराबर है। ये चीज याद रखिएगा, जो हमने यहाँ पर दर्शा भी दिया है। एंगल सी एफ के बराबर और जी ई ए सी के बराबर। किसके, ए सी के, ए सी पर एक लाइन है और जी एफ पर एक लाइन है। चलिए चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए चार पॉइंट तक हमने लिखा था, अब पांचवा पॉइंट। चलिए देखिएगा, अब पांचवा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लगभग तीसरा और चौथा पॉइंट कर लिया है, जो हमने मिटा दिया था। चलिए फाइनल क्या निकल कर आया था हमारा दोस्त, एंगल सी बराबर एंगल एफ निकल कर आया था और ए सी बराबर जी एफ निकल कर आया था। अब हम कोशिश करते हैं जरा कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रायंगल है, क्या वह दोनों आपस में सर्वांगसम हो सकता है। क्यों, अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी के अनुसार जी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, जी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। और जी एंगल सॉरी ये जब हो जाएगा तो आपका एफ और सी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ और सी बराबर हो जाएगा। किसके कारण, सीपीसीटी के। और सी, ये जो सी है, यहाँ पर जो नीचे वाला एफ है, ये ऊपर वाला एंगल एफ है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा, यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएंगे, फाइनली बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है ट्रायंगल जी ई एफ को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल डी ई एफ से। किससे, डी ई एफ से। आइए देखिए क्या हो सकता है, जरा देखिएगा। ई एफ बराबर है, ई एफ बराबर है ई एफ से, और यह उभयनिष्ठ है। क्या है, क्या है, उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार जो एंगल है एफ ई जी, वो बराबर है एंगल एफ ई डी के। क्यों, 90 डिग्री होने के कारण। किसके कारण, 90 डिग्री होने के कारण। अब उसी प्रकार इस एंगल को बनाने के लिए यह साइड और यह साइड लगा है। कौन सा लगा है, इस एंगल को बनाने के लिए यह साइड लगा है और यह साइड लगा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देखिएगा, यह साइड किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है। यह साइड किसके बराबर है दोस्त, इस साइड के बराबर है सीपीसीटी के अनुसार। यह एंगल जो है, इस एंगल को बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा जरा, इस एंगल को बनाने के लिए क्या लगा है, ईएफ लगा है और ईजी लगा है। क्या लगा है, ईएफ लगा है और ईजी लगा है। ईएफ लगा है दोस्त और ईजी लगा है। और यह एंगल को इसमें, इस एंगल को बनाने के लिए ईएफ लगा है और डीई लगा है। क्या लगा है, डीई लगा है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा यह साइड और यह साइड, यहाँ पर ये इन्हें सर्वांगसम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यह सर्वांगसम नहीं हो पाएंगे। क्यों, जरा से ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को बनाने के लिए यह साइड लगा है और यह साइड लगा है, और इस एंगल को बनाने के लिए यह साइड तो बराबर है, लेकिन क्या डीई कहीं भी जीई के बराबर है, कहीं नहीं। तो क्या हमारा यह सेकेंड ट्रायंगल
थर्ड ट्रायंगल के सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। तो जब सर्वांगसम नहीं होगा तो यह नियम हम नहीं लगा पाएंगे। जब सर्वांगसम नहीं होगा तो यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। तब क्या अपनाना पड़ेगा? आइए देखते हैं क्या अपनाएंगे। चलिए आइए देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या अपनाना है। जरा गौर से देखिएगा, यह जो GF है वह किसके बराबर है? AC के। और AC किसके बराबर है? DF के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AC किसके बराबर है? AC किसके बराबर है? DF के। और फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा? DF बराबर है GF के। GF DF क्या है? बराबर है। तो इनके सम्मुख का जो यह कोण है और यह कोण है क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि DFG जो त्रिभुज है उसमें उनके जो दो भुजाएं बराबर हैं, उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो DF GF क्या है? बराबर हैं। इसलिए एंगल FDG बराबर होगा एंगल FGD के। यानी यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, अब सर्वांगसम कीजिए। उस समय सर्वांगसम नहीं हो रहा था, परंतु अब सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे होगा? यार ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यह एंगल इस एंगल के बराबर, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर। सर्वांगसम हमें करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अपना यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह एंगल है इस एंगल के बराबर, यह 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री। मान लेते हैं यह 30 डिग्री है और यह मान लेते हैं 30 डिग्री है। यह 90 डिग्री है और यह 90 डिग्री है। तो यह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? यानी कि FDG और FGD बराबर हो जाएगा। यह एंगल और ऊपर वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एंगल AFE बराबर हो जाएगा एंगल GFE के। क्यों होगा? त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? ध्यान से देखिएगा, DFE बराबर होगा GFE। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसमें दिखाया है यह 60 हो गया और यह 60 कैसे आया है? क्यों? क्योंकि त्रिभुज का योग गुणधर्म यही कहता है कि किसी भी त्रिभुज का सभी एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180। यह 90, यह 90, यह दोनों एंगल बराबर हैं। तो मान लीजिए 30 है तो ये भी 30 है, तो ये 60 निकल कर आ जाएगा, ये 60 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? एंगल DFE और एंगल GFE क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और आप पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं? कि एंगल ACB बराबर है एंगल GFE के। ये आप पहले ही साबित कर चुके हैं CPCT के अनुसार। जब यह और यह सर्वांगसम कर रहे थे तो यह एंगल और यह एंगल क्या आ रहे थे? CPCT के अनुसार बराबर आ रहे थे। तो जब ACB GFE के बराबर, किसके? GFE के बराबर। GFE किसके है? DFE के बराबर। तो क्या हम फाइनली लिख सकते हैं एंगल ACB बराबर एंगल DFE। किसके? DFE। यानी ACB यानी यह एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा? DFE। इसके निकल कर आ गया। क्या आ गया? यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब यह बराबर हो जाएंगे दोस्त, तो आप सर्वांगसम कर ले जाएंगे। क्या सर्वांगसम कर ले जाएंगे? ABC ट्रायंगल DEF के। ABC ट्रायंगल DEF के। इतना लिख लीजिए, रोक कर वीडियो लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखिएगा, हमारा यह एंगल इस एंगल के क्या आ गया? बराबर आ गया। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है दोस्त? फाइनल हमको करना है अब ट्रायंगल ABC को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल DEF के। आइए देखते हैं, करते हैं क्या होता है। AC बराबर DF। क्यों? ये चीज़ दिया है, ये चीज़ क्या है? दिया हुआ है। अब एंगल ACB बराबर एंगल DFE। ये उपर्युक्त सिद्ध
करने से। उपर्युक्त हमने क्या सिद्ध किया था, ACB, यह एंगल और यह एंगल क्या है, आपस में बराबर है। अब समझेगा, इस एंगल को बनाने के लिए यह भुजा और यह भुजा, तो BC। इस एंगल को बनाने के लिए यह भुजा और EF, और BC और EF क्या है, आपस में बराबर है। और यह चीज़ दिया हुआ, यह चीज़ क्या है, दिया हुआ। इसलिए यस ए यस से ट्रायंगल यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा दोस्त, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। ये आपका सर्वांगसम। ये आपका फाइनल हो गया। चलिए देख सकते हैं, आपका RHS नियम को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। एक बार रिकॉल फिर से कर देते हैं आपको। हमने आज 2 प्रमेय पढ़ा। इससे पहले हमने आपको SAS और ASA रूल बताया था, सर्वांगसम रूल। आज हमने पहला प्रमेय पढ़ा, भुजा कोण, भुजा। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे आपस में। कैसे होंगे ये हमने देखा। उसी प्रकार हमने एक दूसरा प्रमेय पढ़ा जो RHS है, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। यानी कि कोई भी 2 त्रिभुज हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और उसका कर्ण, दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है बराबर है, और कोई एक भुजा वो भी आपस में बराबर हैं, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में RHS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और किस प्रकार होंगे आपने यह देखा और समझा। तो चलिए यहीं पर आज सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों यह लें, कैसे लें, क्यों लें, ये सभी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करते हुए बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, 2 उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को समझेंगे। उसके पश्चात 7.3 प्रश्नावली को देखेंगे और समझेंगे। तब तक ले स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।